Hello, my lovers out there. This is ARK representing Kanaka. Dear CS professional students, याद रखिएगा कंटिन्यू चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 13 ऑफ सेक्रेटरी ऑडिट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट ड्यू डिलिजेंस। याद रखिएगा भाई, इन दिनों जो सेशंस चल रहे हैं ना सारे के सारे, और खास तौर से ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, तो छोड़ मत देना। ऑलराइट, क्लास सेकंड में कर रहा हूँ यहाँ पर, और बता दूं आप लोगों को हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टेक्निक्स। इजीएस्ट फॉर्म में, नोट्स फॉर्म में आपके लिए रेडी किया है। पहले समझ लेते हैं, फिर याद कर लेते हैं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद टेस्ट करेंगे। सो मिस मत कीजिएगा टेस्ट को भी। आइए देखते हैं, जब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टेक्निक्स, देखो सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टेक्निक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझो। सारा खेल किस बात का है? सारा खेल इस बात का है कि आपको मिलना चाहिए सफिशिएंट एंड एडिक्वेट, अगर कहें तरीके से एप्रोप्रिएट, एडिक्वेट भी बोल सकते हैं वर्ड। सो क्या करें, ऑडिट एविडेंसेस। क्या चाहिए आपको? ऑडिट एविडेंसेस। क्या बोल रहे हैं मेरा बच्चा? ऑडिट एविडेंसेस, ऑडिट एविडेंसेस। सो सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ ऑडिट की जब बात करते हैं, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट अगर बात करेंगे, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें ऑडिट एविडेंसेस मिलने चाहिए। ऑडिटर, आपने ध्यान से देखा, देखो जब हम बात करते हैं इसकी, हम देखते हैं क्या ऑडिटर जो है बेसिकली, देखो कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। ऑडिटर क्या करता है? फ्रेम करता है ऑडिट प्लान, डिजाइन एंड अप्लाई ऑडिट टूल एंड प्रोसीजर। अप्लाई ऑडिट टूल एंड प्रोसीजर इसलिए कर रहा है ऐसा, टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस, टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। अब जब हम बात करते हैं प्रोसीजर का, तो प्रोसीजर ध्यान से सुनते हैं ना, देखो कुछ भी टेक्निकल नहीं है, तुम थोड़ा सा ध्यान से सुनना। क्यों मैं टेक्निक यूज कर रहा हूं? क्या कि मुझे मिल जाए वो ऑडिट एविडेंस, ताकि जो भी मेरा स्कोप ऑफ ऑडिट है और मेरा ऑब्जेक्ट है, समझना, जो मेरा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को मैं कंफर्म कर सकूं, कि मैं बता सकूं कि ये कंपनी जो है लॉ कंप्लायंसेस कर रही, नहीं कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड ओपिनियन ड्रॉ कर पाऊंगा। सो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि ऑडिटर जब भी प्लान कर रहा है, या जो ऑफ कोर्स जो भी वो टूल अप्लाई कर रहा है, डिफरेंट टूल्स हम देखेंगे भी, इसके अलावा जो भी प्रोसीजर लगा रहा है, उसका मेन पर्पस क्या है? टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। तो दो बातें यहां पे पहले बता रहा हूं, पूरी बात सुनना पहले एक बार। जब हम यहां पे बोलेंगे कि भाई किस लिए, इन ऑर्डर टू फॉर्म ओपिनियन। अब ये ओपिनियन कैसा हो सकता है? मॉडिफाइड ओपिनियन हो सकता है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन हो सकता है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन अगर है तो हम इस बात से संतुष्ट हैं जी हाँ, कि कंपनी में हमने सारी अच्छे से जांच पड़ताल कर ली है और कंपनी भैया कंप्लायंसेस कर रही है। या कह रहा हूं मॉडिफाइड ओपिनियन है, कोई पर्टिकुलर एरिया पर मुझे ऐसा लगा है, और मैंने लगा का मतलब नहीं, जस्टिफाइड रीजन के साथ में, जहां मैं कह रहा हूं कि कंपनी ने कुछ नॉन कंप्लायंसेस किए हुए हैं। पर ये बात श्योर कब होगी? जब मेरे पास ऑडिट एविडेंसेस होंगे। ऑडिट एविडेंसेस के लिए मुझे क्या करना होगा? कोई पर्टिकुलर मेरे को प्लान फॉलो करना होगा। ऑडिट प्लान होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए, टूल्स होने चाहिए और प्रोसीजर होना चाहिए, ताकि मैं एप्रोप्रिएट, बोलो साथ में, एप्रोप्रिएट और सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर सकूं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल ड्रॉ माय ओपिनियन, जिसे हम बोलेंगे ऑडिट ओपिनियन। बात पकड़ में आ रहा है? एंड क्या होगा फाइनली? वेदर द सब्जेक्ट मैटर कंप्लाइज विद द एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया। एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया का मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? स्पेसिफिकली जो लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, या जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, सेक्टर रेगुलेटर्स है, क्या उसके साथ कंप्लायंसेस कर रही है? यही तो ऑडिट करने का पर्पस है। जब सेक्रेटरी ऑडिटर ऑडिट करता है तो किस चीज की ऑडिट करता है? आपने सीखा ना अभी तक, नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहां होते हैं वहां इसका कंसर्न बन जाता है। इतना हमने याद कर रखा है, ठीक है सर। अब अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, अगर हम प्रोसीजर को समझने की कोशिश करें, तो प्रोसीजर कहता है जी, प्रोसीजर डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर, आप क्या एनुअल रिटर्न साइन करने की बात कर रहे हैं, या उस कंपनी के शेयर कैपिटल के एस्पेक्ट्स को, जी हाँ, कि शेयर कैपिटल से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को ऑडिट कर रहे हैं, या कंपनी इसलिए आपको अप्रोच किया हुआ है कि कंपनी कह रहा है कि भाई हमने जो साल भर में ट्रांसफर या ट्रांसमिशन किया इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स, चाहे वो कंसोलिडेशन की वजह से हुआ हो, डिवीजन की वजह से हुआ हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमने विद इन 30 डेज शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिए थे, इस बात का सर्टिफिकेट आप दे दो। तो सब्जेक्ट मैटर तो हमने कई सारे देख रखे हैं कि सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो सकता है अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी हो लिस्टेड कंपनी की, उसकी हम बात कर रहे हो यहां पर। सो
जब भी प्रोसीजर अप्लाई करेंगे हम चेक करेंगे सब्जेक्ट मैटर, फिर क्राइटेरिया, किस क्या रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू लॉ, एंड ऑफ कोर्स प्रोफेशनल जजमेंट कि किन किन एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया जाए और किन किन को कंसीडर ना किया जाए। बात पकड़ में आ रहा है? जैसे जैसे जो चीज रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस बनेगी वही तो देखोगे। जैसे एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं, समझना इसको, कि मान लीजिएगा हम कह रहे हैं कि आपका कोर फंक्शन कहां है, आपका कोर फंक्शन है कि आप इंश्योर करें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की कंप्लायंसेस। अब ये थोड़ी ना है उसके लिए वो क्या करेगा कि वो ऑडिट एविडेंस इसको बनाएगा, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनको ऑडिट एविडेंस बनाएगा, नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, ठीक है भाई, ये उसकी नॉलेज में है, उसे देखा भी, लेकिन उसके लिए ये कोर नहीं हुआ। समझना मेरी बात इंपॉर्टेंट है यहां पर। ये एज ए रिलेवेंट एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ, मान लीजिएगा जैसे आप सब्जेक्ट मैटर, हम यहां पे एग्जाम कर लेते हैं एक बार के लिए। सब्जेक्ट मैटर है हमारा लॉजमेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो जो ऑडिट एविडेंसेस होंगे भाई, वो लॉजमेंट के जितने भी पेपर्स हैं, ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हैं, ये डिपॉजिटरी के पास जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये चेंजेस आए शेयर कैपिटल के अंदर, वो सारे हमारे लिए क्या बन गए, एक इंपॉर्टेंट या रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस। क्या मैं इसके लिए उठाकर चेक करूंगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या ट्रू एंड फेयर व्यू बताता है? भाई ये काम किसका हो गया, ट्रू एंड फेयर व्यू बताने का? ये ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर देख रहा है, मेरी फील्ड क्या है, मेरा स्कोप क्या है, मैं उस पर कंसीडर करूंगा। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना, ये बारीकी से इसलिए बोल रहा हूं, अभी बहुत बात नहीं सीखने के लिए, लेकिन हमें एटलीस्ट क्लैरिटी रहे यहां पर, ठीक है। नहीं तो बच्चा लोग ना, मैंने देखा है कुछ लोग अपने हिसाब से, या अब YouTube पर भी, खैर ऐसा नहीं है, सभी कुछ अच्छा भी पढ़ाते हैं, कुछ अपने बढ़िया ही इंटरप्रिटेशन देते हैं और बच्चा खुद की भी इंटरप्रिटेशन लगाता है। थोड़ा ध्यान से सीख लीजिएगा। और हम कोई महाज्ञानी नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि एक्सपीरियंस है फील्ड का, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू समथिंग लाइक दैट, कि भैया आप थोड़ा ध्यान से सीखें। एनीवेज देखिए, तो हमने पहले देखा, फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ था आपके लिए, वो क्या था? ऑडिटर फ्रेम ऑडिट प्लान, डिजाइन, अप्लाई ऑडिट टूल, प्रोसीजर टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंसेस इन ऑर्डर टू फॉर्म opinion whether modified and unmodified, whether subject matter complies with the established criteria। अब ये अपने आप में एक पैराग्राफ था जिसको ऐसे ब्रेक करके आपको समझाने के लिए, याद करने के लिए बताया। सो अब याद करेंगे फटाफट से एक बार पहले। ऑडिटर क्या करता है? फ्रेम करता है प्लान, टूल, बोलो मेरे साथ, प्लान, टूल्स एंड डिजाइन, ऑडिट डिजाइन रेडी करेंगे, एंड प्रोसीजर, किस लिए? टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंसेस, obtain the audit evidences, उसके थ्रू क्या होगा फिर? In order to form opinion whether the subject matter complies with the established criteria or not। क्लियर? एकदम सिंपल सा बात याद हुआ, पहला पॉइंट याद हुआ। फिर समझो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सिलेक्शन ऑफ टेक्निक की बात समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। फिर कहता है ऑडिटर रिव्यू करेगा, दो बातें बड़ी जरूरी, कहता है इंटरनल कंट्रोल एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, जो किसने एस्टैब्लिश किए होंगे? ऑडिटी ने। कह रहा है क्या? ऑडिटर क्या रिव्यू करेगा? कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, जो कंपनी ने एस्टैब्लिश किए होंगे। अब यहाँ कंपनी से मैं एग्जांपल, वैसे अब मैं बोलूं तो ऑडिट ही बोलूंगा, कंपनी कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है ऑडिट कंपनी ही हो। क्लियर? कोई सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, एलएलपी भी हो सकती है। सो मैं यहाँ वर्ड यूज करूंगा वापस से, ऑडिटी। एस्टैब्लिश, जो ऑडिटी ने एस्टैब्लिश किया किस लिए किया है? टू प्रिवेंट, डिडक्ट, रेक्टिफाई, क्या? इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। अब एक बात सोच के देखिएगा, कंपनी के अंदर लीगल डिपार्टमेंट है, कंपनी के अंदर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट होने का रीजन क्या है भाई? ताकि किसी जो रेगुलर कंप्लायंसेस हैं उन कंप्लायंसेस को टाइमली किया जा सके। फॉर एग्जांपल, आपसे कहा गया भैया बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉपी आरओसी को भैया भेजना है, स्पेशल रेजोल्यूशन कॉपी आरओसी को बताना है, मिनट्स टाइमली मेंटेन किए जाएंगे। कंपनी के रजिस्टर, अगर कंपनी के मान लीजिए शोल्डर्स की अगर पर्सपेक्टिव से बात करें तो कंपनी के शोल्डर्स का डिटेल प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाएगा। फाइंड आउट कीजिएगा सिग्निफिकेंट, आपका सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है, प्रमोटर्स की होल्डिंग, ये सब क्या है कि भाई जो रेगुलर ट्रांजैक्शन चल रहे हैं भाई कंपनी के अंदर, इन्हें तो प्रॉपर कंप्लायंस किया जाए। इनकी कंप्लायंसेस के लिए कंपनी क्या करता है? वो ये चेक करता है कि कंपनी के अंदर प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल एंड कोई इंस्टीट्यूशन अगर अरेंजमेंट कंपनी ने किए हैं ताकि वो प्रिवेंट कर सके। जी इंटरनल कंट्रोल और इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट का पर्पस क्या है? कि ये प्रिवेंट करें, डिडक्ट करें और रेक्टिफाई करें। क्या? इंस्टेंसेस, ऐसे मौके, ऐसी जगह जब कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस हो रहे हो तो उसे प्रिवेंट करा जाए। याद रहेगा पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट 1 में हमने देखा एक बात कि प्लान बनाया, देखो प्लान बनाया, उसको अप्लाई किया,
ठीक है, इन द फॉर्म टूल्स प्रोसेस अप्लाई किए ऑडिट एविडेंसेस लेने के लिए, ताकि ऑडिटर अपना ओपिनियन ड्रॉ कर सके एंड ताकि ये इंश्योर कर सके वेदर सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, वेदर सब्जेक्ट मैटर कंप्लाइज विद द एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया। फिर ऑडिटर क्या कर रहा है भाई, हमारा ऑडिटर रिव्यू कर रहा है कंपनी का। जी, कंपनी फिर बोल दिया, लेकिन बताने के लिए कह रहे हैं कंपनी, अदरवाइज ऑडिट ही लिख के आइएगा। तो ऑडिटर रिव्यू करेगा क्या, internal control and institutional arrangement established by the auditee to prevent, deduct and rectify the instances of non-compliances। ठीक है सर, क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर देखिए वीक है तो कहीं ना कहीं ऑडिटर का टास्क बढ़ जाएगा। बात पकड़ में आ रहा है? उससे देखा कंपनी के अंदर प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं होता, कंपनी के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं किया जाता है ना, या मॉनिटरिंग नहीं किया जा रहा है। सो देयर नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर वो वीक है तो ऑडिटर को और भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, याद रहेगा, सिंपल बात। अब अगर हम बात करें थोड़ी सी और कि सर ये ऑडिट एविडेंस, तो हमारा पॉइंट नंबर जो 4 बनता है, यहां से अपने आप में प्रोसीजर से बन जाता है क्या, ऑडिटर फॉलो द प्रोसीजर which such process depend upon the subject matter criteria and professional judgment of the auditor। ये पॉइंट नंबर 3 अपने आप बनता है, पॉइंट नंबर 3 याद करवा रहा हूं। फिर ऑडिट एविडेंस की अगर बात करें, ऑडिट एविडेंस बाय कंबाइनिंग एंड कंपेयर। अब ऑडिटर क्या करता है, जो भी यहाँ पर याद रखिएगा उसको डिफरेंट एविडेंसेस मिले हैं उन्हें कंबाइन करेगा और कंपेयर करेगा। सर ये कैसे कंबाइन और कंपेयर होता है, समझो इसको एक एग्जांपल समझते हैं फटाफट से। ऐसा है, देखिएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास किया और इस रेजोल्यूशन को फाइल किया आपने विद आरओसी। अब जब आपने ये विद आरओसी फाइल किया है तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 बातें जगह मिलेंगी। एक तो एसआर जो पास किया, एक तो कंपनी के रिकॉर्ड में है, कंपनी के रिकॉर्ड में है, ठीक है, और एक आरओसी के रिकॉर्ड में है। अब ऐसे केसेस में वो कंपेयर कर सकता है कि भैया जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है वो प्रॉपर तरह से पास किया गया है, बोला हाँ, कंपनी के रिकॉर्ड में मैं चेक कर लिया, प्लस आरओसी से सेम ट्रांजैक्शन ऑन जो भी डेट पे आपने फाइल किया होगा वो आरओसी आपने डिटेल ले लिया। सो कंपैरिजन भी साथ साथ आपका हो गया। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, इससे आपका ऑडिटेड एविडेंस जो है वो कंक्रीट होगा। कहता बाय कंबाइनिंग एंड कंपेयर एविडेंसेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। पर्पस क्या है इसका, ताकि ऑडिट एविडेंसेस एप्रोप्रिएट हो और सफिशिएंट आपके एविडेंसेस हो। अब ये पॉइंट नंबर 4 बने अपने आप में। देखो फटाफट देखो भाई, सीख लो। हाँ, अब तुम ये पैराग्राफ पे जाओगे ना, तो पैराग्राफ पे जाओगे तो पैराग्राफ भूलने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए इस फॉर्मेट में बना के रेडी किया है। अगर इसको समझ लोगे, याद कर लोगे, तो पैराग्राफ फिर एक बार रीड करते ही बुद्धि में चला जाएगा सीधा। तो पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा, हमने देखा, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार मैं आपको पहले यहां से देता हूं स्क्रीनशॉट, अब यहां से ले लीजिएगा पहले, ऑलराइट। उसके बाद में पॉज करके लीजिएगा फर्स्ट, उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉइंट नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एंड फिर पॉइंट नंबर 3 जो कि यहां बात की थी, प्रोसीजर डिपेंड्स अपॉन ऑडिटर फॉलो द प्रोसीजर विच डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट मैटर प्लस क्राइटेरिया। प्लस मत लिख देना, तुम ऐसे प्लस मत लिख किया था ना, ऐसे प्लस सब्जेक्ट मैटर कॉमा क्राइटेरिया एंड प्रोफेशनल जजमेंट। फर्दर ऑडिट एविडेंसेस, सो ऑडिटर क्या करते हैं यहाँ पे, सो ऑडिट एविडेंसेस क्या करेंगे, एविडेंसेस को बाय कंबाइनिंग एंड कंपेयर evidences from different sources in order to meet किस चीज से भैया मिलना है हमने, sufficiency and appropriateness of audit evidence। क्लियर एकदम। चलो अब हमारे को ना देखो ये आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए, कहते हैं गैदरिंग एंड इवैल्यूएटिंग एविडेंस। पूरा खेल भाई ऑडिट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डिपेंड करता है वो करता है एविडेंसेस पे। आप पकड़ में आ रहा है, देखो gathering, the evidence gathering and evaluation is a simultaneous, systematic and iterative process। iterative समझते हैं, iterative मतलब calculative, ठीक है, kind of calculation जो कंटिन्यू चलती रहेगी। सो गैदरिंग ऐसा थोड़ा ना कि एक बार ही कर लिया बस, नहीं, ये कंटिन्यू चलेगा। जब आप ऑडिट कर रहे हैं तो कंटिन्यू चलेगा प्रोसेस। अब इसमें कहता है क्या, गैदरिंग एविडेंस बाय परफॉर्मिंग एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर। भाई बिना प्रोसीजर के कैसे करेगा, तो ये जरूरी है। और यहाँ पे जैसे मैंने एक रेफरेंस दे रखी है आपके लिए, जैसे प्रोसीजर में क्या करेगा वो कहेगा ऑडिट टेक्निक्स एंड मेथड्स एंड प्रोसेस अप्लाई किए जाएंगे ताकि आप क्या कर सकें, प्रॉपर ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर सकें। फिर
evaluating evidence obtained as to the sufficiency and appropriateness। इसके लिए क्या करेंगे भाई, डिफरेंट सोर्सेज से ऑडिट एविडेंसेस लेंगे। जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी, अब जैसे सपोज करो एक बात के लिए डेटर से पेमेंट लेनी है, ये आपके कंपनी के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। बोला अच्छा ठीक है, इतने लाख का आपका डेटर है, आपने क्या करना है, डेटर को भी अप्रोच कर लिया। डेटर को अप्रोच कर लिया, ऑफकोर्स आपके ऑडिट एंगेजमेंट में लिखा होता है, आपको परमिशन अगर है, नहीं तो आप परमिशन ले सकते हैं मैनेजमेंट से। फिर आप क्या करेंगे, आप थर्ड पार्टी से, याद रखिए थर्ड पार्टी से वो उस इंफॉर्मेशन को लेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वही सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस आएगी सामने। सो कह रहे हैं इवैल्यूएटिंग द ऑडिट or evaluating the evidence obtained as to sufficiency and appropriateness, reassessing risk and gathering the further evidence as necessary। अगर लगता है किसी पर्टिकुलर चैलेंज से, सभी एक बार समझो, आपको लगा कि बोर्ड मीटिंग हुआ था और बोर्ड मीटिंग में सफिशिएंट क्वारम था नहीं था। भाई अगर लिस्टेड कंपनी है, जूम करके देखो, लिस्टेड कंपनी है, अब कंपनी के बोर्ड मीटिंग हुआ, बोर्ड मीटिंग के अंदर आपने उसके मिनट्स देख लिए होंगे। भाई बोर्ड मिनट्स देख लो, क्या देख लो, बोर्ड मिनट्स अपन देख लिया। बोला ठीक है, कंपनी के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। अब बोला यार थोड़ा सा ना डाउट अगर आ रहा है किसी तरह का भी, तो क्या करेगा वो, आरएससी, क्योंकि आरएससी जो भी कंसर्न आरएससी होगा, आरएससी बोल रहा हूं, उसके पास उस कंपनी का इंटीमेशन होगा, डिटेल इंटीमेशन होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ होल्डिंग बोर्ड मीटिंग। उसमें डिटेल सारा होगा, कितना डायरेक्टर लोग था, कितना परसेंट हुआ, ये बातें पता होगा। ठीक है, कंक्लूजन क्या रहा, पार्टिसिपेशन का एक सेपरेट होता है इंटीमेशन, देन एक डिटेल इंटीमेशन भी होती है, वो आपको यहाँ पर आरएससी पे मिल जाएगा। तो क्या कर रहा है वो, उसको लग रहा है कि ये थोड़ा सा हमको डाउट है, तो वो फर्दर जहां पे बोला रीअसेसिंग द रिस्क, गैदरिंग फर्दर एविडेंसेस इफ नेसेसरी। अब देखो मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन बनती है यहां से, ऑडिट एविडेंस गैदर यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स डिस्कस। आपको अलग अलग टेक्निक्स बतानी है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ना छोड़ जाएं। ठीक है, एग्जाम के लिए आ सकता है, पूरा चांसेस रखता है। ठीक है, तो क्या क्या टेक्निक्स हैं एविडेंसेस गैदर करने की, वो यहां पर आपके लिए इजीएस्ट फॉर्म में रेडी किया हुआ है। कृपया करके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, ताकि ये भी आपके लिए इजी हो जाए। ऑलराइट, चलिए पहली टेक्निक है डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड स्क्रूटनी। डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड, देखो एक बार पहली है ना, याद रखना, यहां हम लोग पॉइंट करेंगे, वैसे याद करेंगे। चलो, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड स्क्रूटनी, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड स्क्रूटनी, जैसे बोर्ड रेजोल्यूशन है, कंपनी के जनरल मीटिंग, या फिर हम बात करेंगे क्या, बोर्ड मीटिंग, उनके एजेंडा, मिनट्स, नोटिसेस, रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स, इन सब को क्या किया जाएगा, प्रॉपर एग्जामिन किया जाएगा, इन्हें वेरीफाई किया जाएगा, और अगर नेसेसरी हुआ तो स्क्रूटनी किया जाएगा। स्क्रूटनी मतलब डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। तो पहला क्या कर रहे हैं, पहली टेक्निक क्या है, गैदरिंग एविडेंसेस। गैदरिंग करने का तरीका क्या होगा कि आप उसके रिकॉर्ड चेक करें, डॉक्यूमेंट चेक करें, और वो क्या क्या हो सकते हैं रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, बीआर है, मिनट्स, और भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल रखने के लिए यहाँ पे बीआर है ना, एजेंडा है ऑफ मीटिंग है, नोटिसेस हैं, रिपोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं। ऑलराइट, दूसरी टेक्निक जो है वो है टेस्टिंग, इंटरव्यू एंड एनालिसिस। अब कंपनी के स्टाफ के साथ में इंटरव्यू कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके ऑडिट एविडेंसेस गैदरिंग में। कहता है फील्ड वर्क स्टार्ट हो जाता है जी, क्योंकि यहां पर जब टेस्टिंग और इंटरव्यू की बात करेंगे तो फील्ड वर्क स्टार्ट हो जाएगा। कहता है इंटरव्यू ऑफ द स्टाफ वेदर फॉर्मली और इनफॉर्मली। ठीक है, फॉर्मली इनफॉर्मली, आई होप अब यू कैन अंडरस्टैंड। कई बार तो होता है 1-to-1 मीटिंग के लिए आप स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट के साथ बैठते हैं, एक टाइम डिसाइड किया था। एक होता है जनरली आप ठीक है कंसर्न डिपार्टमेंट में अप्रोच किया, अपने एविडेंसेस के बारे में डिस्कस किया। ऑलराइट, रिव्यू प्रोसीजर मैनुअल्स, जो भी कंपनी फॉलो कर रहा है उसे ध्यान देखेंगे कि कैसे, मान लीजिए एग्जांपल में रिपोर्टिंग कैसे की जाती है कंपनी के अंदर, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की अप्रूवल कैसे ली जाती है, तो प्रोसीजर मैनुअल क्या है उसको देखेंगे, प्रोसेसेस कैसे फॉलो किए जा रहे हैं, टेस्टिंग, वंस यू हैव ऑब्टेन्ड द एविडेंस एंड यू मस्ट टेस्ट इट, एंड एनालाइजिंग द कंप्लायंसेस विद एप्लीकेबल लॉज। यहां से स्क्रीनशॉट लेने के इसलिए कह रहे हैं ताकि आपके लिए ये सब पॉइंट याद करना इजी हो जाए। ठीक है, सो पहली टेक्निक क्या है, ऑडिट एविडेंसेस गैदरिंग करने की, पहली है डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड स्क्रूटनी, सेकंड है यहां पर टेस्टिंग, इंटरव्यू, एनालाइजिंग। फिर आता है क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज सिंपली ना एक फॉर्मेट है जिसके अंदर
कुछ रिलीवेंट क्वेश्चंस रेस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर किए जाते हैं, और वो भी यू नो व्हाट कंपनी के जो यू नो ऑडिटी के जो पर्संस हैं, ऑडिटी से जो बिलोंग करते हैं पर्संस हैं, उनके साथ डिस्कस किए जाते हैं, उनसे पूछे जाते हैं. सो टू ऑब्टेन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन विद इन द ऑडिटी क्वेश्चनरी. फिर आता है हमारे पास कंफर्मेशन. कंफर्मेशन का तरीका क्या है बेस्ट, कि आप थर्ड पार्टी के साथ अप्रोच करें कि भैया जो इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी से मिल रही है और कंपनी ने जिसके साथ ट्रांजैक्शन किया है, जैसे एग्ज्यूम कर लीजिएगा वेंडर है, तो वेंडर से वो कंफर्म कर सकते हैं आप. बैंक के साथ कर सकते हैं, खास तौर से अगर बैंक से मान लीजिएगा लोन लिया गया है या कैश ट्रांजेक्शन हैं, उस केसेस में भी क्या है थर्ड कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी. एग्जाम्पल वेंडर है, डेटर्स हैं, बैंक्स हैं, याद रहेगा. एनालिटिकल प्रोसीजर. एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब यहां पर क्या है कि अब आपको भैया कुछ डिफरेंट टूल्स अप्लाई करने होंगे ताकि जो डेटा आपके पास अवेलेबल है वो सही तरीके से आप एग्जाम कर सकें. जैसे स्टैटिकल डेटा है, बहुत सारा ट्रांजैक्शन है भैया, ऐसा कैसे समझूंगा. तो स्टैटिकल डेटा जैसे किस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आपको लगता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ज्यादा हुआ है या एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग, तो वो आप चेक करेंगे. एनालिटिकल प्रोसीजर क्या कह रहा है, कंपेयर एंड इन्वेस्टिगेट डेटा इफ अप्लाइज इन कंसेंट इट अपीयर्स इन कंसेंट. क्या कह रहा है, एनालिटिकल प्रोसीजर कब लगाने वाले हैं, जब आपको लगता है कि जो कंक्लूजन मैंने निकाला है और जो मेरे पास एविडेंसेस अवेलेबल है और जो कंपनी मुझे बता रही है या ऑडिटी मुझे जो बता रहा है उसमें कहीं ना कहीं यार कुछ यू नो इनकंसिस्टेंसी शो हो रही है. तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, डेटा एनालिटिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स, मैथमेटिकल मॉडल्स, इन्हें अप्लाई करके वो समझने की कोशिश करेगा. एंड लास्ट वन इज एवेल्यूशन ऑफ एविडेंस. एवेल्यूशन ऑफ एविडेंस अभी डिटेल में समझाता हूं, तो पहले हम समझेंगे क्योंकि अपने आप में याद रखना एवेल्यूशन ऑफ एविडेंस एक सेपरेट टॉपिक है और अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है. तो हमने यहाँ पे अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा फटाफट से, और हम जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं डिफरेंट टेक्निक्स. पहला डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड सिक्योरिटी, सेकंड हमने टेस्टिंग, एनालाइज, इंटरव्यू एंड एनालाइजिंग, क्वेश्चनरीज, कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड एवेल्यूशन ऑफ एविडेंस. देखिए इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, और इसमें क्वेश्चन छुपा हुआ है, ये क्वेश्चन छुपा हुआ है, पहले लिख के रख दिया यहां पे. इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस. ऑडिटर कंसीडर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इन अप्लाइंग अ प्रोफेशनल जजमेंट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट नॉन कंप्लायंस इज मटेरियल. सच फैक्टर में इंक्लूड द फॉलोइंग. अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि कोई पर्टिकुलर नॉन कंप्लायंस मटेरियल है या नहीं है मटेरियल, उसके लिए वो कौन कौन से फैक्टर्स को जी हाँ ऑडिटर कंसीडर करेगा. लेट्स अंडरस्टैंड. कहता है एक्सटेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व्ड. भैया ये तो खतरनाक बात हो जाता है, कितना अमाउंट इन्वॉल्व्ड है, विच इंक्लूड्स बोथ मॉनेटरी वैल्यू एंड अदर क्वांटिटेटिव मेजर्स. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस. अब ये सिविल इन नेचर है या फिर क्राइम बन जाएगा, ये देखा जाएगा कि पेनल्टी लगने वाला है या फाइन लगने वाला है, या भैया फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट तक लेके जा सकता है. कहता है कॉज लीडिंग टू द नॉन कंप्लायंसेस. क्या कारण हो सकता है, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में सर गड़बड़ाया हुआ है, या जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है ये डिस्क्लोज ही नहीं हो रही है यहां पर. हाँ, सो कॉजेस 3 बातें जिसमें बोलेंगे एक्सटेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अमाउंट, एक्सटेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व. बोलो ना, एक्सटेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व. पहला बात, एक्सटेंट एंड इंफॉर्मेशन अमाउंट्स इन्वॉल्व इन द इन्वॉल्व इन द यू नो व्हाट पर्टिकुलर वेदर इट्स अ मॉनेटरी और यू नो क्वांटिटेटिव. दूसरा, नेचर ऑफ द नॉन कंप्लायंस, नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस, कॉज लीडिंग टू नॉन कंप्लायंस, पॉसिबल इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नॉन कंप्लायंसेस. पॉसिबल इफेक्ट्स जैसे भैया इट मे रिजल्ट इनटू प्रोसिक्यूशन, ये इसका खतरनाक रिजल्ट हो सकता है कि आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो सकता है. ठीक है. प्लस विजिबिलिटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ प्रोग्राम इन क्वेश्चंस, नीड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द लेजिस्लेचर्स, पब्लिक एंड अदर यूजर ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. ये बात का भी ध्यान ऑडिटर रखेगा कि भैया लोग या गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर्स ऑडिटर से क्या एक्सपेक्ट करता है. वो एक्सपेक्ट करता है कि बारीक से बारीक भी नॉन कंप्लायंस वो अपने बारे में बताए रिपोर्ट में, क्योंकि देखिएगा ऑडिट इज नॉट अ काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ऐसा नहीं है कि वो काइंड की वो यू नो डीप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा, वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इट्स अ डिफरेंट पार्ट. ऑडिट में अगर कहा जा रहा है, लेजिस्लेचर ये कह रहे हैं, लॉ में लिखा है, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स हैं, जो रेगुलेटर्स हैं उनका कहना है कि भाई आपको ना हर एक बारीक से बारीक नॉन कंप्लायंसेस भी फाइंड आउट करना है.
जैसे आरबीआई बहुत सख्त रहता है बैंक के केसेस में। अब ध्यान समझिएगा इस बात को, अगर ये एक्सपेक्टेशंस हैं तो वो यहाँ इस केस में उस बात को भी बहुत अच्छे से कंसिडर करेगा, मतलब इट ऑल्सो बिकम द वन ऑफ द फैक्टर। सो ये क्वेश्चन अच्छा है। ऑडिटर कंसीडर्स नंबर ऑफ फैक्टर्स इन अप्लाइंग प्रोफेशनल जजमेंट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट अ नॉन कंप्लायंस मटेरियल। डिस्कस द फैक्टर्स व्हिच मस्ट बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर। अब देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, एक्सटेंड इन इंपॉर्टेंस ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व्ड, नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंसेस, कॉज लीडिंग टू द नॉन कंप्लायंसेस, भाई याद कर लो, and possible effects or consequences, visibility and sensitivity of the program in caution। अब जैसे यहाँ पे कह रहे हैं needs and expectation of the legislature, public and the users of auditor report। After evaluating the evidence and considering its materiality, auditors should have decided how best to conclude in the light of the evidence collected, which would be supporting key documents arrive at the audit conclusion। While evaluating the evidence, auditor can find audit evidence in conflicting अगर है तब, that is while some evidence support the subject matter information and other evidence seems to be contradicted। In such situation, auditor need to weigh the extent and credibility of the conflicting evidence in order to reach a conclusion or collect more evidences to resolve the conflict। अगर है contradiction है, if they are available, if there are two different evidences and there is a kind of contradiction, then वो क्या करेगा, further step लेगा to find out or to obtain more evidences। Audit conclusion should clearly bring out the nature and extent of the non-compliances, cause of the non-compliances, materiality, also non-compliances, if possible the audit conclusion in case of a regulatory issues should also indicate whether non-compliance is solitary one-off case or widespread systematic issues in auditable entity। एक होता है कि ठीक है आपसे नॉन कंप्लायंस हुआ, आपने उसके लिए फाइन पे किया, देन एक ऐसा नॉन कंप्लायंस जो चला रहा है, तो भैया ये खतरनाक हो सकता है। ऑलराइट, सो आई सजेस्ट कि ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करें। कुछ हमने अभी टेक्निक्स ऊपर यूज करी थी याद करने के लिए, वो हमने यहाँ देखा अभी, गैदरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द ऑडिट एविडेंसेस। आई एम एक्सपेक्टिंग याद हो गया होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं अब सैंपलिंग की। अब देखो सैंपलिंग में एक बात समझो, न्यूमेरियस ट्रांजैक्शंस होता है भैया कंपनी के अंदर। अब एक एक ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करना ये कहां पॉसिबल होगा सर, तो फिर क्या किया जाएगा, सैंपलिंग ली जाएगी। सैंपलिंग ली जाएगी ताकि ऑडिट, अच्छा सैंपलिंग भी है ना, ऐसा नहीं है कि देखो समझो कि कैजुअली ले लेगा, और जो ऑडिटर है वो अपना एक्सपीरियंस, अपना प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करेगा। वो देखेगा कि भाई किस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से, पॉपुलेशन का मतलब डेटा जो भी डेटा अवेलेबल है उस डेटा से अगर वो रेंडमली सेलेक्ट कर रहा है तो वो रेंडमली सेलेक्ट करके देखेगा कि कौन सा डेटा प्रॉपर्ली थॉरोली एग्जामिन होना चाहिए। बस समझना, जैसे अज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिएगा थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट मंथ्स पे शेयर ट्रांसफर हुए, जिसमें केएमपीज ने भी ट्रांसफर किए हैं, प्रमोटर्स ने भी किए हैं, और ट्रांसफर भी किए हैं, और कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर शेयर्स को प्लेज किया गया है। अब देखो यहां पे समझना, ऑडिटर केएमपी और प्रमोटर्स जो ट्रांजैक्शन ये ऑफकोर्स शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, ये प्लेज कर रहे हैं, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान रखेगा। अब ऐसा नहीं है कि सर अगर और कोई शेयर होल्डर कर रहा है या शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ये सारे डेट्स वगैरह, तो अगर ये बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं तो पर्टिकुलर किसी मंथ के, है ना, खास तौर से जहां पर उसको लगता है कि एक्सेसिव ट्रांजैक्शंस हैं, वहां पर वो सैंपल, मतलब पर्टिकुलर सैंपल का मतलब है उसने सोचा, अज्यूम किया, देखो ध्यान सुनना, कि भाई ठीक है जिन शेयर्स में ट्रांसफर्स में अमाउंट जो है अज्यूम करने के लिए कह रहे हैं 5 लाख रुपीस और मोर है, उनको आप भैया उनका प्रॉपरली कंप्लायंस लेवल चेक करो, उनका थॉरोली उनको इन्वेस्टिगेट करो। लेस है तो क्योंकि यहां पर आप देखो समझना, जब सैंपलिंग हो रही होती है ना तो एक साथ साथ एक प्रॉब्लम और आती है, क्या, रिस्क। तो एक्सटेंट ऑफ रिस्क कितना ऑडिटर लेने के लिए तैयार है, जैसे मैंने कहा 5 लाख उससे और अबाव के ट्रांजैक्शन को ही ध्यान से देखा जाएगा। अब यहां पर ऑडिटर जो रिस्क ले रहा है वो डिसाइड कैसे करेगा, अपने एक्सपीरियंस पे, प्रोफेशनल जजमेंट पे, या स्पेसिफिकली किसी रेगुलेटर ने गाइडलाइंस में या लेजिस्लेशन में लिखा हुआ है, तो एक अलग बात हो गया।
बात पकड़ में आ रहा है? तो वो क्या करेगा यहाँ पर, कैसे मैंने कहा 5 लाख का ट्रांजेक्शन, ऐसे ही उसने कहा कि शेयर ट्रांसफर अगर प्रमोटर से कैंपीज कर रहे हैं तो भैया थॉरोली हम चेक करेंगे इसको, ठीक है, इसके कंप्लायंस लेवल को थॉरोली चेक करेंगे। लेकिन अगर हम देखेंगे जो अदर ट्रांसफर्स हैं अगर वो 5 लाख और उससे ज्यादा के हैं तो भैया उसको ही हम कंसिडर करेंगे। बात पकड़ में आ रहा है? चलिए आओ, सैंपलिंग। Auditor draws a conclusion about a large volume of data, that is population, the word uses population, by selecting a sample out of such, जैसे मैंने अभी कहा 5 लाख, अच्छा तो शेयर ट्रांसफर एजेंट जो अभी शेयर ट्रांसफर जो हुए हैं इससे ट्रांजेक्शन तो बहुत सारे थे सर, बहुत सारे थे, बट क्या करा जाए, तो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि हम 5 लाख और उससे ऊपर के ट्रांजेक्शन जो होंगे उन्हीं को हम कंसिडर करेंगे। The sample size determine the quantum of risk, अब ये भी तो है खतरनाक बात, that auditor is ready to accept। मैंने जैसे कहा भी 5 लाख से कम का है वो नहीं देख रहा है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं उससे कम वाले में रिस्क भी है। So there are no set rules for defining the sample size. Sample size depends upon the experience and professional judgment of the auditor and is also based on the audit risk factor। भाई ठीक है, मैं इतना रिस्क ले रहा हूं, मैंने कहा ना 5 लाख और उससे ऊपर की ट्रांजैक्शन नहीं मैं देखने वाला हूं, उससे कम के देखूंगा, तो रिस्क भी तो है, उससे कम के ट्रांजैक्शन में झोल मिला तो तुरंत तो रिस्क उसको लेना पड़ेगा। बट ये रिस्क डिपेंड किस पे करता है, जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसका प्रोफेशनल जजमेंट है, प्लस जो यहाँ रिस्क फैक्टर है उसको देखते हुए। Application of audit procedure to less than 100% of population of documents item relevant for audit such that all sampling units have a chance for selection for applying audit procedure and their own, so as to provide the auditor a reasonable basis on which conclusion about the entire population can be drawn. Now, however, sample design, size and selection of item for testing should meet the following. अब देखो ये बात याद रखना, एग्जाम के लिए अच्छी है, ठीक है, एग्जाम के लिए अच्छी है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में ना। देखो कौन कौन से यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे बातों का। कहता है पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, किस पर्टिकुलर डेटा का आप सैंपल ले रहे हैं, क्या सारे के सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का नहीं ले रहे हैं। बोला अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो ऑफकोर्स थोड़ा सेंसिटिव इन नेचर है, ध्यान रखिएगा। शेयर एक्विजिशन मर्जर से रिलेटेड अगर ट्रांजैक्शन हुए थे तो भैया इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसे हैं, इनकी सेंसिटिव इन नेचर है भाई, तो इनको आप सिंपल से ना देखें, ठीक है। लेकिन अगेन हम टेलिंग यू, ये अगर रिस्क फैक्टर इन बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, इन दैट केस यू नो व्हाट, ऑडिटर विल डिसाइड, लेकिन वो रिस्क बन जाएगा। सो पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स शैल बी कंसीडर फॉर डिजाइनिंग एन ऑडिट सैंपल। सैंपल साइज shall be so chosen as to reduce sampling risk to the acceptable low value. Random sampling, whenever practicable, shall be considered so that each sampling unit shall have reasonable chance of selection. And for sampling, use of satisfaction and value-weighted selections will increase the audit efficiency. अब ये बात मैंने जैसे कहा 4 बातें हैं, जब आप सैंपलिंग कर रहे होंगे तो ये 4 बातें आप ध्यान में रखेंगे। क्या क्या है? पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, बोलो ना भाई, याद करना है। पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड हमने देखा क्या, सैंपल साइज, बोलो सैंपल साइज शैल बी शोन चूज टू रिड्यूस सैंपलिंग रिस्क टू एक्सेप्टेबल वैल्यू। रैंडम सैंपलिंग अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, shall be considered to so that each sampling unit shall be have reasonable chance of selection, and last one is for sampling use of stratification and value weighted selection will increase the audit efficiency. सर आ सकता है, चांसेस कम है, लेकिन पता होना चाहिए प्रैक्टिकली तो। ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कंप्लायंस टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कंप्लायंस टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, देखिए अब हम बात कर रहे हैं जब कंप्लायंस टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कंप्लायंस टेस्ट याद रखिएगा, कंप्लायंस टेस्ट किस चीज का भाई, कंपनी के अंदर इंटरनल कंप्लायंस एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा, इसके लिए उसे रेगुलरली इंटरवल क्या कर रहा है, रेगुलरली रिव्यू करना होगा। क्या कह रहे हैं, कंप्लायंस टेस्ट के थ्रू इंटरनल कंप्लायंस एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रेगुलरली रिव्यू करना होगा। और रिव्यू किस चीज को करना है, इंटरनल कंट्रोल, ऑपरेशंस ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द कंपनी। बात पकड़ में आ रहा है, तभी तो पता लगेगा ना कि कंपनी कितनी कंप्लायंस है। Generally, audit
and the risk management committee is responsible for reviewing and analyzing the effectiveness of the risk management framework and internal compliances and control system, and report the same to the board of directors not less than annually or intervals, जो भी बोर्ड को लगता है उस टाइमली कि भैया बोर्ड कहेगा कि भाई मुझे क्वार्टर बेसिस पे हमको बताओ इसके बारे में कि कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल किस तरीके का एस्टैब्लिश है, क्या वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। अब आपने कोई मान के चलेगा, आपने कहा कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपने मेंशन कर दिया कि हम इस साल जो अपना एम्प्लॉय लोगों का ट्रेनिंग कराएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, रिपोर्टिंग, रबस्ट रिपोर्टिंग चलेगा, हर कोई हर एक एम्प्लॉय हर एक इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। ये सब कुछ आपने बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट तो कर लिया, पर क्या ये प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा नहीं हो रहा, तो इसके लिए क्या करना होगा, रिव्यू। रिव्यू कैसे का मतलब यहाँ पे उसका नाम क्या दिया हमने, कंप्लायंस टेस्ट। नाउ ऑडिटर शुड गो थ्रू द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी टू कंक्लूड दैट company's existing procedure or mechanism adhere to the regulatory requirements, industry practices or corporate policies, and function as intended and are commensurate with the size and the operation of the company. Auditor क्या कर रहा है, go through with the records of the company and to conclude the company existing procedure and mechanism। भैया मेरे को तो तभी तो इंश्योरेंस मिलेगा कि प्रॉपर कंप्लायंसेस के बारे में, तो सर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, आई थिंक यू शुड रीड एट लीस्ट। सब्सटेंटिव चेकिंग, सब्सटेंटिव चेकिंग का मतलब क्या है समझिएगा, डिटेल चेकिंग, क्या कह रहे हैं, डिटेल टेस्टिंग कह लीजिएगा वर्ड चाहे, डिटेल टेस्टिंग, डिटेल टेस्टिंग, समझना इस बात को, ये भी मजेदार खेल है। कब नेसेसिटी जनरेट होता है ये देखेंगे। सब्सटेंटिव का मतलब है थॉरोली, अब भैया वो ऑडिटर चेक करेगा ट्रांजैक्शंस को। ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाता है, इससे डिपेंड करता है कि आपको जो भी ऑडिट असाइनमेंट मिला है उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसे कब तक कंप्लीट करना है और उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। Substantive checking is a technique used by auditor to obtain the audit evidence in order to support auditor opinion। इसलिए यूज किया जाएगा ये कि ताकि ऑडिटर अपना जो ओपिनियन ड्रॉ कर रहा है उसको सपोर्ट करेगा। कैसे, यहां पर हम बोल सकते हैं सपोर्टिव एविडेंसेस in order to support auditor opinion। Substantive checking is a part of substantive audit procedure। It is performing at the execution of a stage of the audit। अब एग्जांपल समझते हैं, देखो, the audit approach considered by auditor depend upon whether they decide to use systematic और approach या फिर substantive audit approach। systematic और audit substantive में यही सबसे बड़ा फर्क है। substantive जब करेंगे आप thoroughly देखेंगे, कहता है normally if audit approach to be used is a substantive then the volume of samples to be reviewed are higher than the systematic approach। जैसे जो भी मैंने अभी कहा, जैसे मान लीजिएगा कंपनी के अंदर आपको लगता है कि ना सपोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेके लगा या प्रमोटर्स का प्लेजिंग प्लेस को लेके लगा, कंपनी की फ्रीक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स के जिन्होंने वो डिसीजन लिए हैं उनसे जो ट्रांजैक्शंस इवैल्यूएट हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, उसको कंसीडर करने के लिए आपने थॉरोली अगर देखना है तो आप सब्सटेंटिव अप्रोच अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होगा, जो सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, सैंपल का मतलब यहाँ पे क्या है, डेटा, जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो कंपैरेटिवली सिस्टमैटिक अप्रोच से ज्यादा होता है। Substantive testing is also called a detailed testing, where the main objective are to verify the compliances, transactions, disclosure relating to non-financial statements. It is different from the control test. Control testing, auditor assess the internal control that designed and implemented by auditor, especially internal control over financial reporting। अब यहाँ पर ये बात है कुछ याद रखने वाली, कहता है accordingly substantive checking are to confirm the following assertions। इन बातों के लिए आपको मतलब आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन देगी, किसको, ऑडिटर को। कहता है वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस। अब जैसे मान लीजिएगा, जूम कीजिएगा, कंपनी ने अपने रिकॉर्ड्स में दिखा रखा है कि कंपनी ने कोई ट्रांजैक्शन किया, अज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए, जहां पर थोड़ा हेल्थ इश्यू है इसलिए थोड़ा बीच में दिक्कत आ रहा है। कंपनी ने जहां पर ऑब्जर्व किया कि कंपनी ने मशीनरीज, ठीक है, चलो मशीनरी हटाते हैं, ये तो फाइनेंशियल हो जाएगा ना, लेबर लॉस के साथ कंप्लायंसेस किए हुए हैं। अच्छा, ये रिकॉर्ड में तो कंपनी का शो हो रहा है। अब आपको क्या लग रहा है कि ऐसा है या नहीं, तो एक बुद्धिमान जो ऑडिटर होगा वो क्या करेगा, चलो जाओ जी फिजिकल विजिट कर लेते हैं कंपनी के डिफरेंट प्लांट्स पे और जाके चेक कर लेते हैं भैया कि कंपनी ने क्या डिफरेंट लॉज ऑफ कौन से लेबर लॉज को कंप्लायंसेस किया है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, एम्प्लॉय से सब मिला जाएगा, फैक्ट्री दिखा जाएगा, उसका कंडीशन देखा जाएगा, स्टैंडर्ड्स चेक किए जाएंगे। ये सारी एस्पेक्ट्स क्या हो रही है, थॉरोली आप डिटेल में चेक कर रहे हैं। सो कह रहा है वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ कंप्लायंसेस और नॉन कंप्लायंसेस, कंफर्म द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, चेक द वैलिडिटी, वेरीफाई द कंप्लीटनेस
check occurrence of the transactions and check the completeness, confirm accuracy, verify the authorization and test cut-off dates to file such particular transaction. अब क्वेश्चन देखो यहां से एक और बनता है, यहां पर ये वाला substantive audit procedure are performing at the execution stage after auditor prepare the audit planning. अगर ये आता है तो हमें बड़े ही प्रेम से हमें बताना है यहाँ पर कि हमने substantive checking का मीनिंग क्या है और इसे ऑडिटर अगर अप्लाई करेगा तो कैसे ये सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ ऑडिट से डिफरेंट है और ये किस बात की आपको एश्योरेंस देती है. क्लियर एकदम. नाउ डिपेंड्स ऑन अदर एक्सपर्ट्स. एक बार के लिए ज्यूम करते हैं कि ऑडिटर जो अपनी ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, सेक्रेटरियल ऑडिटर जब अपनी ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट मैटर ऐसा है, अज्यूम करो एक बार के लिए, जो स्पेसिफिकली डील करता है अदर फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज से मान लीजिएगा, ठीक है, अदर फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज से बिलोंग करता है. जैसे मान लीजिएगा आपको ना एक्चुअली की जरूरत है, ठीक है, टू कैलकुलेट द रिस्क, या कोई बिल्डिंग रियल एस्टेट का बिजनेस है, मान लीजिएगा रियल एस्टेट का बिजनेस है और रियल एस्टेट के बिजनेस में आपको एक ऐसा जो इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है, उसकी आपको ओपिनियन की जरूरत पड़ रही है, या एविएशन का बिजनेस है तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसके एक्सपर्ट की जरूरत पड़ रही है फॉर द पर्पस ऑफ ओपिनियन. क्योंकि रीजन क्या आ रहा है कि भाई ऑडिटर की फील्ड वो एक्सपर्टी की नहीं है. अब जो यहाँ पर ऑडिटर ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन लेगा, ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ सीधा, जो ओपिनियन यहाँ पे ले रहा है वो थर्ड पार्टी, मतलब अगर कहा जाए तो एक्सपर्ट से, क्या उसके बात को मानकर ही ऑडिटर की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? आंसर इज नो. ऑडिटर जब अपना ओपिनियन ड्रॉ करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सी भी इधर उधर नहीं होगी कि वो ये नहीं मान लेगा या ये नहीं कहा जाएगा, समझना, कि ये जो ओपिनियन है मेरा, ये बेस्ड इसके ऊपर होता है एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर. भाई एक्सपर्ट की रिपोर्ट पे अगर बेस्ड हो, फिर तू क्या कर रहा है, बहुत पकड़ मारा है. आओ, ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है. In case where the auditor is planning to use the work of expert, the auditor should evaluate the professional competence of the expert, and this will involve considering the expert professional certification, licensing by or membership, or an appropriate professional body or experience, reputation in the field in which the auditor is seeking the audit evidence. ये बात देखी जाएगी कि भैया कौन है एक्सपर्ट, उसकी मेंबरशिप है क्या, एक्सपर्ट है तो लाइसेंसिंग है कि उसके पास, किस प्रोफेशनल बॉडी से है, उसकी उस पर्टिकुलर प्रोफेशन की रेपुटेशन क्या मार्केट में, सारी चीजों को देखते हुए. Like for building structure related compliances, civil engineers consider. ऐसी अगर एविएशन में होगा तो एविएशन एक्सपर्ट को आप कंसीडर करेंगे. क्लियर. नाउ ऑडिटर शुड evaluate the objectivity of the expert. ऑब्जेक्टिविटी मतलब भैया ऐसा नहीं होना चाहिए खुद ही पता लगा कौन है एक्सपर्ट, तो पता लगा ऑडिटी से मिला हुआ है. मिला होगा मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय तो नहीं निकला कहीं इसका, हाँ, या ऐसा तो नहीं है कहीं पिक्यूनरी कोई रिलेशनशिप हो, तो ये ऑब्जेक्टिविटी क्लियर होनी चाहिए. दैट इज दैट एन एक्सपर्ट ऑब्जेक्टिव विल बी impaired increases when the expert is employed by the entity or is related to some other manner with the entity. Now while, अभी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एकदम खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट है. while issuing an unmodified audit report, unmodified मतलब कि भैया कंपनी कंपाइल कर रहा है बड़ी राजी खुशी के साथ में, कंप्लायंसेस कर रहा है लॉस के साथ में, तो unmodified opinion. Auditor should not refer the work of expert. Such reference might be misunderstood to be qualification of the auditor opinion, a division of responsibility, neither of which is intended. If as a result of the work of an expert, auditor decide to issue modified opinion, अब अभी क्या लग रहा है, एक्सपर्ट के वर्क से जो रिपोर्ट मिली एक्सपर्ट की, उससे लगता है कि यार ये तो गड़बड़ है, तो उसने अपना मॉडिफाइड ओपिनियन दिया कि यहाँ कुछ ना कुछ नॉन कंप्लायंसेस देखने को मिल रही हैं. इन सब सर्कमस्टांसेस इट मे अप्रोप्रिएट in explaining the nature of modification to refer to the described work of the auditor should obtain the permission of the expert before making such reference. All right, work of the expert. All right, in the circumstances auditor क्या करेगा, expert का रेफरेंस लेगा, रेफरेंस लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उससे परमिशन लेना है. If permission is refused and auditor believes a reference is necessary, then auditor may need to seek legal advice. मॉडिफाइड ओपिनियन ड्रॉ कर रहा हूं, अब मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन ड्रॉ किया, उसको कंक्लूड करते वक्त मैंने कहा कि ठीक है, मैं और जो
एक्सपर्ट है, मैं उसका रेफरेंस यहाँ लिखना चाहता हूँ, ठीक है। या कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अगर कोई और एक्सपर्ट आपको परमिशन नहीं देता है, इन दैट केस आप लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। यूजुअली कई केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि रिपोर्ट ड्रॉ करते वक्त आप पर्टिकुलर किसी केस लॉ के जजमेंट को भी रेफर करते हैं। याद रहेगा, सिंपल सा है। सो अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन आपको फिर वो मेंशन नहीं करना है, ठीक है। क्या एक्सपर्ट का ओपिनियन आपने लिया है, ये मेंशन नहीं करना है, बिकॉज इट शोज व्हाट डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। ऑलराइट, नाउ एक्सटर्नल एक्सपर्ट ओपिनियन। अब यहां पे भी देखो, सीधी सीधी बात पे आओ, यहां तो बात वही सेम आएगा। ऑडिटर शैल इवैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क हैविंग रिगार्ड टू द फॉलोइंग। क्या क्या बातों पे ध्यान रखेगा, इन बातों को देखते हैं या सीखते हैं। आइएगा, फैक्टर फॉर इवैल्यूएशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क। पहला, रिलीवेंस ऑफ फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, relevance of method use, relevance of sources data, agreement of further work and additional action. So let's start with the relevance of finding, conclusion. Relevance and reasonableness of experts finding, conclusion and consensus thereof with other audit evidence. भाई कंपेयर भी तो करोगे तभी तो रिलेवेंसी पता लगेगी। ऑडिट एविडेंस जो आपके अदर एविडेंसेस हैं उसको आप एक्सपर्ट के वर्क के साथ क्या करोगे, टेस्ट करोगे, कंपेयर करके देखोगे। Relevance and reasonableness of assumption and method used in the expert work, ये भी आप चेक करेंगे जो मेथड के थ्रू, जैसे assume कर लो एक बार के लिए भाई वैल्यूएशन निकलवाई थी आपने, अब वैल्यूएशन के लिए जो मेथड वैल्यूअर ने अप्लाई किया वो किस मेथड से उसने वैल्यूएशन कैलकुलेट करी है वो देखेंगे। वो मोस्ट इफेक्टिव मेथड था, क्योंकि मेथड में भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं वैल्यूएशन के अंदर भी, बात समझेगा। जरूरी नहीं है कि एसएस बेस्ड अप्रोच हर मामले में लग रही हो, बात पकड़ में आ रहा है। गोइंग कंसर्न है तो हम डिफरेंट मेथड अप्लाई करके देखेंगे। सो यहां पर मेरा मेन मकसद क्या बताने का कि ऑडिटर देखेगा कि कौन सा मेथड एक्सपर्ट यूज कर रहा है, ठीक है। रिलेवेंस ऑफ assumption and method used in the expert work, relevance and reasonableness of and accuracy and completeness of the source of data used in the expert's work provided। जी हाँ, ये देखा जाएगा किस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक्सपर्ट का वर्क हुआ है। प्लस एग्रीमेंट विद द एक्सपर्ट on the nature of extent of the further work, the expert in case expert work is found to be inadequate for audit purpose, अगर लगता है inadequate है तो further we can refer additional work somewhere you can say that। and additional work action बात करें, performance of additional appropriate audit procedure in case of expert work is found to be inadequate। now what you need to do, at least you should focus on these basic points, these are basis point, all right। सब इतना ध्यान रखना है। चलिए अगर हम बात करें एक्सपर्ट, रेफरेंस ऑफ एक्सपर्ट, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। मैं खास तौर से वहां ज्यादा आपको ध्यान से लेके आ रहा हूं जहां पर वो है ही सीखना ही सीखना है। देखो, इफ ऑडिटर ओपिनियन रिमेन्स अनमॉडिफाइड बाय वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, सच वर्क शैल नॉट बी मेंशन इन द रिपोर्ट, ये हमने सीखा भी, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशंस। लॉ कह रहा है तो भाई लिखना पड़ेगा। Even when such reference is required by the law, regulations, and auditor should specify in the report that such a reference to the expert work does not reduce the responsibility for opinion। मतलब ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होता है ना, वो ओपिनियन जो ड्रॉ कर रहा है उसकी बेस्ट नॉलेज पे और अपनी फाइंडिंग्स के बेसिस पर है। If auditor opinion is modified by the work of the auditors experts की अगर मान लीजिएगा लगता है वर्क से उसको लगता है उसका जो ओपिनियन है वो क्या मॉडिफाइड हुआ है, मतलब वो कह रहा कहीं ना कहीं क्या है, नॉन कंप्लायंसेस से फाइंड आउट करी है। Such work may be referred to in an audit report to have an understanding of the modification of opinion, provided the auditor shall specify the auditor report so that such a reference to experts work does not reduce the auditor responsibility for auditor opinion। याद रखना, modified opinion है तो वहां पर वो मेंशन करेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया, with the permission of expert। और अगर एक्सपर्ट परमिशन नहीं देता है तो भाई इस केस में तो फिर आप क्या करेंगे, लीगल एडवाइस लेंगे। ऑलराइट, एक्सटर्नल कंफर्मेशन की अगर बात करें, एक्सटर्नल कंफर्मेशन किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑडिट एविडेंसेस की। External confirmation means audit evidence obtained as a direct written response to the auditor from a third party on the paper or electronic media or any। ये आ सकती है छोटी सी क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट है ना, शॉर्ट नोट्स के लिए। जैसा भी हमने देखा कि भैया बैंक मान लीजिएगा कंपनी का कैश रिकॉर्ड में जो बता रहा है, प्लस हमने बैंक से कंफर्म किया, तो क्या हो रहा है, ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन। जैसे कह रहा है डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म। अब सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा आपको, क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे भाई अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेनी है। सो पहला, डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म और रिक्वेस्टेड, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, किससे लिया जाएगा, जैसे मैंने कहा वेंडर है आपका, डेटर है, बैंक है, कौन है भैया ये देखा जाएगा, ठीक है।
डिजाइन अ फॉर्मेट कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड सेंड अ रिक्वेस्ट विद फॉलो अप कि भैया आपको जरा ये हम आपके रिक्वेस्ट किए थे तो आप प्लीज हमें इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करें। एंड रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिलायबिलिटी रिस्पॉन्स, अब जो आया है एक्सटर्नल कंफर्मेशन जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट ही हो, बात समझना। कहता ऑडिटर, ये इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर रिजल्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोवाइड रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस और वेदर फर्दर ऑडिट एविडेंस इज नेसेसरी। ये ऐसा नहीं कि वेंडर डेटर से आपने कंफर्म कर लिया, बैंक से कंफर्म कर लिया और वही सफिशिएंट है। हो सकता है अगर वो कोई डाउट क्रिएट कर रहा है, ये रिलायबिलिटी शो नहीं कर रहा है, तो फर्दर वो स्टेप लेगा। Now, in such cases where the auditor doubts the reliability of response, the further audit evidence should be obtained to resolve the doubt. Of course, simple सी बात है। Now, in case of non-response, अगर response in the alternative audit procedure shall be performed to obtain reliable and relevant audit evidence. Positive confirmation response request should be sought only when the alternative audit procedure will not obtain audit evidence required. Positive confirmation response request should be sought only when alternative audit procedure will not obtain the audit evidence required. All right, and auditor shall not use response to any negative confirmation request as sole substantive audit procedure to address the risk of material misstatement. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये डी वाला इंपॉर्टेंट है। Auditor shall not use response to any negative confirmation request as sole substantive audit procedure to assess the risk of material misstatements. और यूजुअली अच्छा ये जो खास है ना, इसमें मैं बता भी दूं, अभी मैं अपने आने वाला सेशन इसके बाद का क्लास है वो मेटलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली कि मेटलिटी है क्या। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसकी ना, जब बोल रहे हैं कि ऑडिटर शैल नॉट यूज अ रिस्पॉन्स टू एनी नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, क्योंकि क्या कह रहा है एज सोल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर आप क्या फॉलो करेंगे, अगर ऐसा होता है कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स अगर जनरेट हो रहा है जिससे पता लगा कि आपने चेक किया कंपनी का कैश और बैंक में देखा, बोला मेरा डिफरेंसेस आ रहा है, बोला अरे रिकंसिलेशन करना पड़ेगा रे, तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिटेल टेस्टिंग की जाएगी। क्या कहेगी, डिटेल टेस्टिंग, याद रखिएगा, टू एड्रेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब मटेरियल मिस स्टेटमेंट जैसे मैंने अभी कहा आगे बताऊंगा, ताकि भैया कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तभी तो उसके लिए क्या करेगा वो सब्सटेंटिव टेस्टिंग, याद रहेगा। अगर कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स है, मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स का मतलब जो कंपनी रिकॉर्ड में है और जो आपको मिल रहा है कहां से, थर्ड पार्टी से, उनमें मिसमैच हो रहा है, याद रहेगा। चलो अभी क्लास यहीं रोक रहे हैं, अभी ना क्लास यहीं रोकने का मतलब एक क्लास और इसके बाद में वो खत्म चैप्टर। याद रखिएगा टेस्ट मिस मत कीजिएगा, और उसके बाद दूसरा क्लास हो रहा है, R3D का भी क्लास आ जाने वाला है, तो सारा क्लासेस मिस नहीं करना है, अच्छे से करना है, एग्जाम आ ही गए समझो। गुड बाय, टेक केयर।